वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एक वीडियो में हमने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बात किया था। ये भी बात किया था कि जो पदार्थ की अवस्थाएं ठोस, द्रव एवं गैस हैं, क्या आपस में बदल सकती हैं। अब हम पदार्थों के कुछ महत्वपूर्ण गुणों के बारे में बात करेंगे। किसी पदार्थ का उपयोग भी उसके गुणों के आधार पर किया जाता है। हम कुछ पदार्थ के प्रमुख गुणों की बात करते हैं, तो उसमें सबसे प्रमुख है पहला, जल में विलेयता यानी घुलनशीलता। प्रकृति में जल अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है। इसका उपयोग हम पीने, कपड़े धोने तथा भोजन पकाने आदि में करते हैं। एक कांच के 4 गिलास लेते हैं तथा प्रत्येक में 3/4 भाग जल से भर लेते हैं। इन गिलासों में क्रमशः एक एक चम्मच शक्कर, रेत, नमक व चाक चूर्ण डालकर चम्मच से हिलाते हैं। अब कुछ देर के लिए इसे छोड़ देते हैं। 5 मिनट बाद ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि शक्कर एवं नमक जल में घुल जाते हैं। वे दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि वे जल में समान रूप से वितरित हो चुके हैं। अतः ऐसे पदार्थ को जो जल में घुल जाते हैं जल में विलेय यानी घुलनशील कहलाते हैं। रेत व चाक जल में नहीं घुले, अतः ऐसे पदार्थ जो जल में नहीं घुलते जल में अविलेय या अघुलनशील कहलाते हैं। किसी द्रव में घुले पदार्थ को विलेय कहते हैं। विलेय जिस द्रव में घुलता है उसे विलायक कहते हैं। विलेय के विलायक में घुलने से बने मिश्रण को विलयन कहते हैं। द्रवों की जल में विलेयता भी ज्ञात कर सकते हैं कि किसमें क्या घुलता है। उसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि 4 गिलास में पानी लेते हैं और चारों गिलास में क्रमशः 2-2 चम्मच दूध, मिट्टी का तेल, नारियल तेल तथा नींबू का रस डाल देते हैं और हिलाते हैं और कुछ देर बाद ध्यान से देखते हैं। तब हम देखते हैं कि दूध तथा नींबू का रस पानी में घुल जाता है। वो पानी में विलेय मिश्रणीय है। लेकिन मिट्टी का तेल, नारियल का तेल पानी में नहीं घुलते, अलग से परत बना लेते हैं। उन्हें जल में अविलेय या अमिश्रणीय कहते हैं। इस प्रकार कुछ गैसें पानी में घुल जाती हैं जैसे अमोनिया आदि। कुछ गैसें पानी में नहीं घुलती जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि। कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन गैसें पानी में घुलती तो हैं पर बहुत कम मात्रा में। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन ही मछलियों के जीवन का आधार है। अब पदार्थों की एक प्रकृति और होती है कि चुंबक के प्रति आकर्षण के आधार पर हम उसको अलग कर सकते हैं। हम देखते हैं कि लोहे से बनी वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित होती हैं, इसलिए लोहे को हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लोहे के अलावा निकल तथा कोबाल्ट धातुएं भी चुंबकीय पदार्थ होते हैं। निकल तथा कोबाल्ट से बने सिक्कों में आप गुण देख सकते हैं। कई धातुएं तथा अन्य पदार्थ जैसे प्लास्टिक, लकड़ी आदि चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होते, इन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। पदार्थों का एक गुण पारदर्शिता भी होती है। पारदर्शिता के विषय में वे पदार्थ जिनके आर पार स्पष्ट देखा जा सकता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच। ऐसे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, पत्थर, दीवार आदि। वे पदार्थ जिनके आर पार धुंधला दिखाई देता है अल्प पारदर्शी या पारभासी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच आदि। अपने आसपास पाए जाने वाले पारदर्शी, अपारदर्शी तथा अल्प पारदर्शी पदार्थों की सूची बनाएं। फिर होता है एक चालकता, उसमें ऊष्मा चालकता। ऊष्मा मतलब गर्मी कि पदार्थ में एक तरफ अगर गर्मी दी जाए तो दूसरे तरफ वो चली जाए तो उसको हम ऊष्मा चालकता कहेंगे। आपने अपने घरों में धातु के गर्म बर्तनों को कपड़े से पकड़कर चूल्हे से उतारते हुए देखा होगा। सोचिए ऐसा क्यों है। प्रेशर कुकर, तवा, कढ़ाई के हैंडल प्रायः लकड़ी या प्लास्टिक, जिसको हम ब्लैक लाइट भी कहते हैं, काले रंग का होता है, आदि के बने होते हैं। अब इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो एक बर्तन में गर्म पानी लेते हैं और उसमें एक लकड़ी की छड़ मतलब लकड़ी की डंडी डाल देते हैं और एक तरफ धातु वाली चम्मच डाल देते हैं। तो क्या होगा, कुछ देर बाद देखेंगे लकड़ी की छड़ ठंडी रह जाएगी और धातु की चम्मच जो है वो ऊपर तक गर्म हो जाएगी। मतलब ऊष्मा जो है
वो धातु के चम्मच से इधर से उधर तक चली गई, इसी को ही ऊष्मा की चालकता कहते हैं। और लकड़ी में नहीं जा पाई, मतलब कि वह ऊष्मा का कुचालक है। वायु यानी हवा ऊष्मा की कुचालक है, इसलिए सर्दी में एक के ऊपर एक दूसरा कपड़ा पहनकर हम अपने आप को गर्म रखते हैं। कपड़ों की परतों के बीच हवा कुचालक होने के कारण हमारे शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। इसी तरह विद्युत चालक, क्या आपने कभी विद्युत तार पर लगा प्लास्टिक आवरण हटाकर देखा है? अंदर धातु या तांबा के पतले तार पाए जाते हैं। ये तार विद्युत के सुचालक होते हैं, इसलिए इनका उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है, जबकि प्लास्टिक का बना बाहरी आवरण विद्युत का कुचालक होता है। हम इसके लिए विद्युत चालकता के लिए ये एक चित्र देखते हैं। सेल में ऐसे बल्ब कई बार जलाए होंगे, ये कर भी सकते हैं। विद्युत तार के दोनों सिरों को छील लें। अब एक सिरे को बल्ब के धातु वाले भाग में लपेटें तथा दूसरे सिरे को टार्च के सेल यानी विद्युत सेल जो है के निचले सिरे पर पकड़ें। अब बल्ब के निचले सिरे को सेल की घुंडी पर लगाएं, बल्ब जल उठेगा। इसका कारण यह है कि तार की धातु विद्युत की सुचालक है। अब बल्ब और सेल की घुंडी के बीच कागज का टुकड़ा मोड़कर रख दें, देखें क्या होता है। कागज के विद्युत कुचालक होने के कारण बल्ब नहीं जलता। कागज के स्थान पर अन्य पदार्थ जैसे लकड़ी, कपड़ा, धातु का सिक्का लेकर यही प्रयोग कर सकते हैं। तो हम ये जानते हैं कि वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो विद्युत के सुचालक, तथा जिनमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती विद्युत के कुचालक या विद्युत रोधक कहलाते हैं। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। लवणों के घुले होने के कारण साधारण पानी सुचालक हो जाता है, इसलिए गीले हाथों से विद्युत उपकरणों को नहीं छूना चाहिए। सोचिए, टार्च के बल्ब को विद्युत कहाँ से मिलती है? टार्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। क्या आपने कभी विद्युत सेल को ध्यानपूर्वक देखा है? इसमें एक ओर धातु की टोपी तथा दूसरी ओर धातु की डिस्क होती है। विद्युत सेल पर एक धन चिन्ह तथा एक ऋण चिन्ह होता है। धातु की टोपी धनात्मक सिरा यानी धन टर्मिनल तथा धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा ऋण टर्मिनल कहलाती है। विद्युत सेल में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थों से सेल में विद्युत उत्पन्न होती है। आपने टार्च का बल्ब ध्यान से देखा होगा, उसमें कांच के बल्ब के मध्य में एक पतला तार दिखाई देता है, इसे तंतु कहते हैं। यह तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा रहता है। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से तथा दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा रहता है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक बल्ब के दो टर्मिनल होते हैं, इस चित्र में जैसे दिखाया गया है। आपने विद्युत सेल के दोनों टर्मिनलों को बल्ब के दोनों टर्मिनलों से जोड़ा था। इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का उदाहरण है। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को दिखाता है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है। कमरे में अगरबत्ती जलाने पर क्या होता है? कुछ समय बाद अगरबत्ती का सुगंधित धुआं हवा में मिलकर पूरे कमरे में फैल जाता है। ऐसा सुगंधित धुएं के हवा में विसरण के कारण होता है। अब ये कर सकते हैं कि एक गिलास में पानी ले लो और उसमें ड्रॉपर की सहायता से नीली स्याही के एक दो बूंद डालकर उसे स्थिर छोड़ दें। थोड़ी देर में देखेंगे कि स्याही धीरे धीरे गिलास के पूरे पानी को नीला कर देती है। यही नीली स्याही के पानी में विसरण के कारण होता है। मतलब क्या कह सकते हैं? किसी गैस या द्रव में किसी अन्य पदार्थ ठोस, द्रव या गैस के समान रूप से फैल जाने की स्वाभाविक प्रकृति को विसरण कहते हैं। किसी पदार्थ की जल में विलेयता, चुंबक के प्रति आकर्षण, पारदर्शिता, ऊष्मा में विद्युत चालकता तथा विसरण के गुण उन्हें अन्य पदार्थों से पृथक करने के लिए आधार प्रदान करते हैं। पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में हमने पढ़ा है। अब थोड़ा सा उसको एक बार और पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि सभी वस्तुएं पदार्थों से बनी होती हैं। सभी पदार्थों का भार होता है तथा वे स्थान घेरते हैं। पदार्थ तीन अवस्थाओं ठोस, द्रव तथा गैस में पाए जाते हैं।
ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है तथा वे निश्चित स्थान घेरते हैं। द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता परंतु वे निश्चित स्थान घेरते हैं। गैसों का आकार निश्चित नहीं होता तथा वे उपलब्ध स्थान को घेर लेते हैं। ऐसे पदार्थ जो जल में मिलाए जाने पर घुल जाते हैं वे जल में विलेय कहलाते हैं तथा जो जल में नहीं घुलते जल में अविलेय कहलाते हैं। जिन पदार्थों के दूसरी ओर रखी वस्तुओं को आसानी से देखा जा सकता है पारदर्शी, और जिन पदार्थों के आर पार नहीं देखा जा सकता अपारदर्शी, तथा जिनके आर पार धुंधला दिखाई देता है उन्हें अल्प पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने देते हैं, ऊष्मा के चालक, तथा वे पदार्थ जो ऊष्मा का चालन नहीं करते ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है वे विद्युत के सुचालक, तथा जिनमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती विद्युत के कुचालक या विद्युत रोधक कहलाते हैं। चुंबक की ओर आकर्षित होने वाले पदार्थ चुंबकीय पदार्थ तथा चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होने वाले पदार्थ अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। किसी गैस या द्रव में किसी अन्य पदार्थ के समान रूप से फैल जाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति को विसरण कहते हैं। वह कोई भी पदार्थ हो सकता है, अन्य में ठोस, द्रव या गैस। विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल तथा दूसरा ऋण टर्मिनल। अब विद्युत का प्रवाह हमेशा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होता है। आज के वीडियो में इतना ही, इसके बाद कुछ नया और लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।